दफ्तर से अपने बड़े सरकारी बंगले पर जाते हुए उस दिन अचानक एक ट्रक ने राहुल की कार को जोरदार टक्कर मार दी। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से टूट फूट गया था। खून से लथपथ राहुल कार के अंदर ही फंसा रह गया था। वो काफ़ी समय तक बेहोशी की हालत में कार के अंदर ही रहा, पर उसकी जान बचाने वाला कोई भी नहीं था। हाँ, उसके पास तमाशबीनों की भीड़ जरूर लग गई थी। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, पर किसी में उसे अस्पताल ले जाने या पुलिस बुलाने को हिम्मत नहीं हो रही थी। भला हो राहुल के दफ्तर के चपरासी रामनाथ का, जो भीड़ को देखकर उसे चीरता हुआ राहुल के पास तक पहुंच गया था। बाद में उसी ने पास के एसटीडी बूथ से 100 नंबर पर फ़ोन कर पुलिस को बुला लिया था। जब तक पुलिस राहुल को लेकर पास के नर्सिंग होम में पहुंची, तब तक उसके शरीर से काफ़ी खून बह चुका था। रामनाथ काफ़ी समय तक अस्पताल में ही रहा था। उसने फ़ोन करके दफ्तर से सुपरिंटेंडेंट राकेश को भी बुला लिया था, जो वहीं पास में रहते थे। राहुल के एक रिश्तेदार भी सूचना पाकर अस्पताल पहुंच गए थे। गांव दूर होने व बूढ़े माँ बाप की हालत को ध्यान में रखते हुए किसी ने उसके घर सूचना भेजना उचित नहीं समझा था। वैसे भी उसके गांव में संचार का कोई खास साधन नहीं था। इमरजेंसी में तार भेजने के अलावा और कोई चारा नहीं होता था। राहुल की पत्नी अनुपमा अपने सास ससुर व देवर राज के साथ गांव में रहती थी। वो 2 साल पहले ही गौना कराकर अपनी ससुराल आई थी। राहुल के साथ उसकी शादी बचपन में तभी हो गई थी, जब वे दोनों 10 साल की उम्र भी पार नहीं कर पाए थे। गांव में रहने के चलते अनुपमा की पढ़ाई 8वीं के बाद ही छूट गई थी, पर राहुल 5वीं तक पास करके अपने चाचा के पास शहर में ही पढ़ने आ गया था। उसने अच्छी खासी पढ़ाई कर ली थी। शहर में पढ़ाई करने के चलते उसका मन चंचल हो गया था। वैसे भी वो अनुपमा से हर मामले में बेहतर था। शादी के समय तो राहुल को कोई समझ नहीं थी, पर जब गौने के बाद विदा होकर अनुपमा उसके घर आई थी और पहली बार जवान और भरपूर नज़रों से उसने उसे देखा था, तभी से उसका मन उससे उचट गया था। अनुपमा कामकाज में भी उतनी माहिर नहीं थी जितनी राहुल ने अपनी पत्नी से उम्मीद की थी। यहाँ तक कि सुहागरात के दिन भी वो अनुपमा से दूर ही रहा था। अनुपमा गांव की पली बड़ी लड़की थी। शक्ल सूरत और पढ़ाई लिखाई में कम होने के बावजूद माँ बाप ने उसे अच्छे संस्कार मिले थे। उसने राहुल की अनदेखी के बावजूद उसके बूढ़े माँ बाप और राहुल के छोटे भाई राज का साथ कभी नहीं छोड़ा। माँ बाप के लाख कहने के बावजूद राहुल जब उसे अपने साथ शहर ले जाने को राजी नहीं हुआ, तब भी उसने उससे कोई खास जिद नहीं की। ना ही अकेले शहर जाने का उसने कोई विरोध किया। शहर में आकर राहुल अपने दफ्तर और रोज़मर्रा के कामों में ऐसा बिजी हुआ कि गांव जाना ही भूल गया। उसे अपने माँ बाप से भी कुछ खास लगाव नहीं रह गया था, क्योंकि वो अपनी बेढंगी शादी के लिए काफ़ी हद तक उन्हीं को कसूरवार मानता था। तनख्वाह मिलने पर घर पर पैसा भेजने के अलावा राहुल कभी कभार चिट्ठी लिखकर माँ बाप व भाई का हाल चाल जरूर पूछ लेता था, पर इससे ज़्यादा वो अपने घर वालों के लिए कुछ भी नहीं कर पाता था। 3-4 दिन आईसीयू में रहने के बाद अब राहुल को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। दफ्तर के अनेक साथी तन मन और धन से उसकी सेवा में लगे हुए थे। बड़े साहब भी लगातार उसकी सेहत पर नज़र रखे हुए थे। नर्सिंग होम में जहां सीनियर सर्जन डॉक्टर अशोक सिंह उसके इलाज पर ध्यान दे रहे थे, वहीं वो वहां की सबसे काबिल नर्स अनामिका चौहान की 24 घंटे की निगरानी में था। अनामिका चौहान जितना नर्सिंग होम के कामों में माहिर थी, उतना ही सरल स्वभाव की भी थी। शक्ल सूरत से भी वो किसी फिल्मी नर्स से कम नहीं थी। उसकी रात दिन की सेवा और बेहतर इलाज के चलते राहुल को जल्दी ही होश आ गया था। उस समय अनामिका ही उसके पास थी। उसे बेचैन देखकर अनामिका ने सहारा दिया और उसके सिरहाने तकिया रख दिया। अगले ही पल नर्स अनामिका ने शीशी से एक चम्मच दवा निकालकर आहिस्ता से उसके मुंह में डाल दी। राहुल कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहता था, पर पूरे चेहरे पर पट्टी बंधे होने के चलते
वो कुछ भी कह पाने में नाकाम रहा था। अनामिका ने हल्की मुस्कान के साथ उसे इशारे से चुप रहने को कहा। अनामिका की निजी जिंदगी भी बहुत खुशहाल नहीं थी। उसका पति मनोहर अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी प्रिया नाम की 5 साल की बेटी थी जो उसके साथ ही रहती थी। मनोहर सेना में कैप्टन था जब प्रिया माँ के पेट में थी। उन्हीं दिनों बॉर्डर पर सिक्योरिटी का जायजा लेते समय आतंकियों के एक हमले में उसकी जान चली गई थी। उसके बाद अनामिका टूट कर रह गई थी, पर मनोहर की निशानी के खातिर वो जिंदा रही। अब उसने लोगों की सेवा को ही अपने जीने का मकसद बना लिया था। थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद राहुल कुछ बुदबुदाया। शायद उसे प्यास लग रही थी। अनामिका उसके बुदबुदाने का मतलब समझ गई थी। उसने 8-10 चम्मच पानी उसको पिला दिया। पानी पिलाकर उसने रूमाल से राहुल के होंठों को पोंछ दिया। फिर वो पास ही रखे स्टूल पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता उसका सिर सहलाने लगी थी। ये देखकर राहुल की आंखें नम हो गई थी। अनामिका को राहुल के बारे में मालूम था। डॉक्टर अशोक सिंह ने उसे राहुल के बारे में पहले से ही सब कुछ बता दिया था। नर्सिंग होम में राहुल के दफ्तर से आने जाने वालों का जिस तरह से तांता लगा रहता था, उसे देखकर उसके रुतबे का अंदाजा लग जाता था। कुछ दिनों के इलाज के बाद बेशक अभी भी राहुल कुछ बोल पाने में नाकाम था, पर उसके हाथ पैर हिलने डुलने लगे थे। अब वो किसी चिट पर लिखकर अपनी कोई बात अनामिका या डॉक्टर के सामने आसानी से रख पा रहा था। कभी जब अनामिका की रात की ड्यूटी होती, तब भी वो पूरी मुस्तैदी से उसकी सेवा में लगी रहती। एक दिन सुबह जब अनामिका अपनी ड्यूटी पर आई, तो राहुल बहुत खुश नजर आ रहा था। अनामिका के आते ही राहुल ने उसे एक चिट दी, जिस पर लिखा था, आप बहुत अच्छी हैं, थैंक्स। चिट के जवाब में अनामिका ने जब उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर वेलकम कहा, तो उसकी आंखें भर आई थी। उस दिन राहुल के धीरे से आई लव यू कहने पर अनामिका शर्मा गई थी। अनामिका का साथ पाकर राहुल के मन में जिंदगी को एक नए सिरे से जीने की इच्छा बलवती हो उठी थी। जब तक अनामिका उसके पास रहती, उसके दिल को बड़ा ही सुकून मिलता था। एक दिन अनामिका की गैर हाजिरी में जब राहुल ने वार्ड बॉय से उसके बारे में कुछ जानना चाहा था, तो वार्ड बॉय ने अनामिका की जिंदगी की एक एक परतें उसके सामने खोल कर रख दी थी। अनामिका की कहानी सुनकर राहुल भावुक हो गया था। उसने उसी पल अनामिका को अपनाने और एक नई जिंदगी देने का मन बना लिया था। उसने तय कर लिया था कि वो कैसे भी हो अनामिका को अपनी पत्नी बनाकर ही दम लेगा। पर सवाल ये उठता था कि एक पत्नी के होते हुए वो दूसरी शादी कैसे करता। उस दिन अस्पताल से छुट्टी मिलते ही राहुल दफ्तर के कुछ काम निपटाकर सीधा अपने गांव चला गया। जब वो सुबह अपने गांव पहुंचा, तब घर वाले हैरान रह गए थे। बूढ़े माँ बाप की आंखों में तो आंसू आते आते रह गए थे। पूरे घर में अजीब सा भावुक माहौल बन गया था। आसपास के लोग राहुल के घर के दरवाजे पर इकट्ठा होकर घर के अंदर का नज़ारा देखे जा रहे थे। राहुल बहुत कम दिनों के लिए गांव आया था। वो जल्दी से जल्दी अनुपमा को तलाक के लिए तैयार कर शहर लौट जाना चाहता था, पर घर का माहौल एकदम से बदल जाने के चलते वो असमंजस में पड़ गया था। उस दिन पूरे समय अनुपमा उसकी खातिरदारी में लगी रही। वो उसे कभी कोई पकवान बनाकर खिलाती तो कभी कोई, पर राहुल पर उसकी इस मेहजबानी का कोई असर नहीं हो रहा था। दिन भर की भीड़ भाड़ से जूझते जूझते और सफ़र की रात भर की थकान के चलते उस रात राहुल को जल्दी ही नींद आ गई थी। अनुपमा ने अपना व उसका बिस्तर एक साथ ही लगा रखा था, पर इसकी परवाह किए बगैर वो दालान में पड़े तख्त पर ही सो गया था। पर थोड़ी ही देर में उसकी नींद खुल गई थी। उसे नींद आती भी तो कहाँ से, एक तो मच्छर मक्खियों ने उसे परेशान कर रखा था, उस पर से भविष्य की योजनाओं के थकान के बावजूद उसे जगा दिया था। राहुल देर रात तक अनामिका और अपनी जिंदगी के ताने बाने बुनने में ही लगा रहा। रात के 1:30 बजे उस पर दोबारा नींद की खुमारी चढ़ी कि उसे अपने पैरों के पास कुछ
सरसराहट सी महसूस हुई। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके पैरों को गर्म पानी में डुबो कर रख दिया हो। राहुल हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने देखा अनुपमा उसके पैरों पर अपना सिर रखे सुबक रही थी। पास में ही मच्छर भगाने वाली बत्ती चारों ओर धुआं छोड़ रही थी। उसके उठते ही अनुपमा उससे लिपट गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। अनुपमा रोते हुए बोले जा रही थी, इस बार मुझे भी शहर ले चलो। मैं अब अकेली गांव में नहीं रह सकती। भले ही मुझे अपनी दासी बनाकर रखना, पर अब अकेली छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं कुएं में कूदकर मर जाऊंगी। अनुपमा की ये दशा देखकर अचानक राहुल उसके प्रति कुछ नरम होते हुए भावुक हो उठा। वो अपने दिलो दिमाग में हाल में बने हुए सपने को भूलकर अचानक अनुपमा की ओर मुखातिब हो चला था। अनुपमा ने जब बातों ही बातों में राहुल को बताया कि उसने शहर चलने के लिए ABCD समेत अंग्रेजी की कई कविताएं भी मुँह ज़बानी याद कर ली है, तो राहुल उसके भोलेपन पर मुस्कुरा उठा। आज पहली बार उसे अनुपमा का चेहरा बहुत अच्छा लगा था और उसके मन में अनुपमा के प्रति प्यार व ज्वार उमड़ पड़ा था। वो उसकी कमियों को भूलकर पल भर में ही उसके आगोश में समाता चला गया। राहुल अनुपमा के शरीर से खेलता रहा और वो आंखों में आंसुओं का समंदर लिए उसके प्यार का जवाब देती रही। एक ही रात और कुछ समय के प्यार ने ही राहुल के कई सपनों को जहां तोड़ दिया था, वहीं उसके दिलो दिमाग में कई नई सपने भी बुनते चले गए थे। वो अनुपमा को तन मन व धन से अपनाने को तैयार हो गया था, पर सवाल ये था कि शहर जाकर वो अनामिका को क्या जवाब देगा। जब अनामिका को ये पता चलेगा कि वो पहले से ही शादीशुदा है और जब उसको अब तक का उसका प्यार महज नाटक लगेगा, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। इसी उधेड़-बुन के साथ राहुल अगली सुबह शहर को रवाना हो चला था। अनुपमा को उसने कह दिया था कि वो अगले हफ्ते उसे लेने गांव आएगा। शहर पहुंचते ही राहुल किसी तरह से अनामिका से मिलकर उससे अपनी गलतियों व किए की माफ़ी मांगना चाहता था। अपने बंगले पर पहुंचकर वो नहा धोकर सीधा नर्सिंग होम पहुंचा, पर वहां अनामिका से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। पता चला कि आज वो नाइट ड्यूटी पर थी। वो वहां से किसी तरह से पूछता पूछता अनामिका के घर जा पहुंचा, पर वहां दरवाजे पर ताला लटका मिला। किसी पड़ोसी ने बताया कि वो अपनी बेटी के स्कूल गई हुई है। मायूस होकर रात को नर्सिंग होम में अनामिका से मिलने की सोचकर राहुल सीधा अपने दफ्तर चला गया। आज उसका दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा था। वो चाहता था कि किसी तरह से जल्दी से रात हो जाए और वो अनामिका से मिलकर उससे माफ़ी मांग ले। रात के 8 बजने वाले थे। अनामिका के नर्सिंग होम आने का समय हो चुका था, इसीलिए तैयार होकर राहुल भी नर्सिंग होम की ओर बढ़ चला था। मन में अपनी व अनामिका की ओर से आते जाते सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते वो कब नर्सिंग होम के गेट पर जा पहुंचा, उसे पता ही नहीं चला। रिसेप्शन पर पता चला कि अनामिका प्राइवेट वार्ड के कमरा नंबर 4 में किसी मरीज की सेवा में लगी है। किसी तरह से इजाज़त लेकर वो सीधा कमरा नंबर 4 में घुस गया, पर वहाँ का नज़ारा देखकर वो पल भर को ठिठक गया। अनामिका एक नौजवान मरीज के अधनंगे शरीर को गीले तौलिए से पोंछ रही थी। राहुल को आगे बढ़ता देख उसने उसे दरवाजे पर ही रुक जाने का इशारा किया। राहुल दरवाजे पर ही ठिठक गया। मरीज का बदन पोंछने के बाद अनामिका ने उसे दूसरे धुले हुए कपड़े पहनाए, उसे अपने हाथों से 1 कप दूध पिलाया और कुछ बिस्कुट भी तोड़ तोड़ कर खिलाए। फिर वो उसे अपनी बाहों के सहारे से बिस्तर पर सुलाने की कोशिश करने लगी। मरीज को नींद नहीं आते देख अनामिका उसके सिर पर हाथ फेरते हुए वह थपकी देकर उसे सुलाने की कोशिश करने लगी। उसके ममता भरे बर्ताव से मरीज को थोड़ी ही देर में नींद आ गई थी। जैसे ही मरीज को नींद आई, राहुल लपक कर अनामिका के करीब आ गया था। उसने अनामिका को अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, पर अनामिका चिटक कर उससे दूर हो गई। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप वही हैं ना
जो कुछ दिन पहले यहाँ एक सड़क हादसे के बाद दाखिल हुए थे। अब आपको क्या दिक्कत है? अनामिका ने उससे पूछा। अरे ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे अजनबियों जैसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा वही राहुल हूँ जिसने तुम्हारे प्यार के बदले में तुमसे भी उतना ही प्यार किया था और हम जल्दी ही शादी करने वाले थे। कहता हुआ राहुल उसके करीब आ गया। राहुल की बातों के जवाब में अनामिका ने कहा, मिस्टर राहुल, आपकी बातें मेरी समझ से परे हैं। आप किस प्यार और किस शादी की बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देखिए, मैं एक नर्स हूँ। मेरा काम यहाँ मरीजों की सेवा करना है। भला इसमें प्यार और शादी कहाँ से आ गई? तो क्या आपने मुझे भी महज एक मरीज के अलावा कुछ नहीं समझा? राहुल बौखलाते हुए बोला। अनामिका ने अपने मरीज की ओर देखते हुए राहुल को धीरे धीरे बोलने का इशारा किया और उसे खींचते हुए दरवाजे तक ले गई। वो उसको समझाते हुए बोली, आपको गलतफहमी हुई है। हम यहाँ प्यार करने नहीं बल्कि अपने मरीजों की सेवा करने आते हैं। अगर हम भी प्यार व्यार और शादी वादी के चक्कर में पड़ने लगे तो हमारे घर में हर दिन एक नया पति दिखाई देगा। प्लीज़ आप यहाँ से जाइए और मेरे मरीज को चैन से सोने दीजिए। इस बीच मरीज ने अपनी आंखें खोल ली। उसने अनामिका से पानी पीने का इशारा किया। अनामिका तुरंत जग में से पानी निकालकर चम्मच से उसे पिलाने बैठ गई। पानी पिलाते पिलाते वो मरीज के सिर को भी सहलाए जा रही थी। राहुल अनामिका से अपनी जिस बात के लिए माफ़ी मांगने आया था, वो बात उसके दिल में ही रह गई। उसे तसल्ली हुई कि अनामिका के मन में उसके प्रति ऐसी कोई बात अभी नहीं आई थी, जिसे सोचकर उसने दूर तक के सपने देख लिए थे। अनामिका राहुल से सॉरी कहते हुए अपने मरीज की तीमारदारी में लग गई। राहुल ने कमरे से बाहर निकलते हुए एक नज़र अनामिका व उसके मरीज पर डाली। मरीज को लगी हुई पेशाब की नली शायद निकल गई थी, इसीलिए वो करा रहा था। अनामिका उसे प्यार से पुचकारते हुए फिर से नली को ठीक करने में लग गई थी। अनामिका की बातों और आज के उसके बर्ताव ने राहुल के मन का सारा बोझ हल्का कर दिया था। आज रात राहुल को जमकर नींद आई थी। थोड़ी देर बाद अनामिका ने कमरे के बाहर जाकर देखा तो राहुल वहां से चला गया था। अनामिका मन ही मन में सोचने लगी कि उसने राहुल के बारे में सब कुछ पता करवा के एक जिंदगी खराब होने से बचा लिया। अगर उसने राहुल के बारे में पता नहीं करवाया होता तो उसे शायद पता ही नहीं चलता कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी अनुपमा है। वो बहुत ही सीधी सादी और एकदम साधारण सी है। तो फिर भला अनामिका एक औरत होकर दूसरी औरत की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकती थी? और फिर अनामिका तो एक माँ भी है, तो उसे तो बहुत सोच समझकर फैसले लेने होते हैं। प्यार तो राहुल से वो भी करने लगी थी, लेकिन अनुपमा के लिए उसने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया, क्योंकि अनुपमा राहुल का कई वर्षों से इंतजार कर रही थी। एक हफ्ते तक दफ्तर के कामों में बिजी रहने के बाद राहुल दोबारा अपने गांव जाने वाली रेल में सवार था। उसकी रेल भी उसे अनुपमा तक जल्दी पहुंचाने के लिए पटरियों पर सरपट दौड़ लगाती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। जो गांव उसे कल तक काटता था और जिसकी ओर वो मुड़कर भी नहीं देखना चाहता था, आज उसके आगोश में समाने को बेताब था। राहुल को आज बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि वो अपनी अनुपमा के पास वापस जा रहा था, उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लाने के लिए। जैसे ही वो गांव में वो अपने घर पहुंचा, सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं कौन आ गया। राहुल के माता पिता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इतनी जल्दी वापस आ गया है। राहुल की मम्मी ने उसको गले से लगा लिया और उनके आंसू बहने लगे। मम्मी, ये क्या कर रही हो? अब मैं जल्दी आ गया तो तुम रो रही हो। लगता है मुझे वापस जाना पड़ेगा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो खुशी के आंसू हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे, क्योंकि तुम हर बार यही बोलकर जाते थे
और फिर सालों तक वापस नहीं आते। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया है तो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मम्मी अनुपमा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। बेटा उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही है। राहुल थोड़ा परेशान होते हुए बोला, मम्मी क्या हुआ है अनुपमा को? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे चले जाने के बाद वो बहुत ही उदास हो गई थी। उसको ऐसा लग रहा था कि अब तुम फिर से सालों तक वापस नहीं आओगे और उससे झूठ बोल कर गए हो। रुको बेटा, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। नहीं मम्मी आप रहने दो, मैं उससे मिलने खुद ही कमरे में चला जाता हूँ। वो मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। हाँ तुम सही कह रहे हो बेटा, जाओ मिल लो उससे। राहुल मन ही मन में सोच रहा था कि उसने अनुपमा को हर बार धोखा दिया है। उसे बोल कर जाता कि वो उसे जल्दी ले जाएगा, लेकिन उसे कभी लेकर नहीं गया। लेकिन आज वो अपने फैसले से खुश था कि वो अनुपमा को अपने साथ लेकर शहर जाएगा और उसे वो सारी खुशियाँ देगा जिससे आज तक वो दूर रही है। राहुल गेट पर खड़े होकर अनुपमा को आवाज़ दी। राहुल की आवाज़ अनुपमा के कानों में पड़ी तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि राहुल है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई सपना देख रही है। उसने उस आवाज़ को अनसुना कर दिया और चुपचाप लेटी रही। राहुल ने दोबारा अनुपमा को आवाज़ लगाई, अनुपमा नाराज़ हो क्या मुझसे? तुम अपने राहुल को माफ़ नहीं करोगी क्या? इस बार अनुपमा उठकर बैठ गई और जल्दी से बिस्तर से उतरकर दरवाजे पर गई। सामने राहुल खड़ा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो राहुल है। राहुल ने अनुपमा को गले से लगा लिया और अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगे। अनुपमा राहुल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसकी खुशियों का आज कोई ठिकाना नहीं था। अनुपमा तुम हमेशा से मेरे साथ रहना चाहती थी ना? चलो इस बार मैं तुमको अपने साथ लेकर चलूँगा। ये सुनकर अनुपमा बहुत खुश हो गई थी। राहुल को देखकर अनुपमा इतनी खुश हो गई कि वो भूल ही गई कि उसकी तबीयत भी खराब है। उसने राहुल से कहा, हाथ मुंह धोकर आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अनुपमा तुम परेशान मत हो, तुम आराम करो, मम्मी आ रही हैं चाय लेकर। सबने एक साथ बैठकर चाय पी। तभी राहुल ने अपने मम्मी पापा से कहा, अब अनुपमा और आप दोनों मेरे साथ शहर में ही रहेंगे। तभी राहुल के पापा बोले, बेटा तू तो जानता है मुझे यहाँ गांव में अच्छा लगता है और वहाँ शहर में ऐसा लगता है जैसे बहुत अकेला हूँ। यहाँ तो मेरे सारे दोस्त हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ तो अपने बुढ़ापे का एहसास नहीं होता। तुम हम दोनों की चिंता बिल्कुल भी मत करना, तुम अनुपमा बहू को ले जाओ, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। उसने बहुत तकलीफ़ें उठाई है, अगर वो खुश रहेगी तो हम दोनों अपने आप खुश हो जाएंगे और फिर हम दोनों वहाँ आते जाते रहेंगे। ठीक है पापा, जैसा आपको सही लगे। कुछ दिनों तक राहुल वहीं गांव में ही रहा, फिर उसके बाद अनुपमा को लेकर शहर वापस चला गया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।